नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं बजट की। देखेंगे इस बजट में बिहार के लिए क्या कुछ है खास। देखेंगे दिल्ली में वोटिंग से पहले कैसे केजरीवाल को लगा झटका। देखेंगे महाकुंभ में हुए हादसे पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ और बात करेंगे कैसे मुश्किल समय में भारत ने थामा मालदीव का हाथ। आखिर में देखेंगे बजट पर नेताओं के रिएक्शन। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। आज संसद में पेश किया गया साल 2025 का बजट। निर्मला सीतारमण ने फिर खास साड़ी पहनकर खींचा लोगों का ध्यान। पहनी बिहार की प्रमुख मधुबनी चित्रकारी से प्रिंटेड साड़ी। बिहार की दुलारी देवी ने दी थी गिफ्ट। ईरान में 3 भारतीय हुए लापता। तीनों भारतीय नागरिक कारोबार के उद्देश्य से गए थे ईरान। वहीं अब भारत ने तेहरान से मांगी सहायता। एक देश एक चुनाव पर बनी संसद की संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई पूरी। जेपीसी, सभी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, स्कूल और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संगठन से लेगी सुझाव। महाकुंभ मेले में पहुंचे 77 देशों के राजदूत और 118 विशिष्ट विदेशी। संगम पर आज करेंगे स्नान, लगाएंगे आस्था की डुबकी। झारखंड सरकार कॉलेज की छात्राओं के लिए लेकर आई एक सौगात। हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। ये होंगे नए नियम, नए शैक्षिक सत्र से लागू। मध्य प्रदेश से एक अनोखा मामला आया सामने। एक परिवार ने लगाए कुत्ते को खोजने के पोस्टर। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का देंगे इनाम। बजट के बाद निचले स्तर से 634 अंक संभला बाजार। सेंसेक्स में 140 अंक और निफ्टी में 20 अंक की तेजी। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए तक सस्ता। मारुति की गाड़ियों के दाम 32,500 तक बढ़े। आज यानी 1 फरवरी से होंगे और भी बड़े बदलाव। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी। आईएएस टीना डाबी की बहन समेत 189 अफसर ट्रांसफर लिस्ट में 53 आईएएस, 24 आईपीएस और 113 आरएएस के नाम शामिल। पहली बार रूसी Su-57 भरेगा भारतीय आसमान में उड़ान। अमेरिकी F-35 ने पीछे खींचे कदम। एरो इंडिया हुआ और भी दिलचस्प। वहीं ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके साथ ही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि टैक्स स्लैब में सरकार की ओर से किए गए ताज़ा बदलाव के बाद अब कितनी कमाई पर कितना टैक्स देना होगा और कितनी बचत होगी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12,75,000 रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा। बात करें टैक्स स्लैब में हुए इस बड़े बदलाव के बाद टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में, तो 0 से 12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया है। लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपए होती है तो यहां से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% के टैक्स स्लैब में आएगी। सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 25% तक का नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। नए टैक्स स्लैब को देखें तो 16 से 20 लाख रुपए तक की कमाई पर अब 20% का टैक्स अप्लाई किया जाएगा। वहीं 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक की कमाई पर अब 25% का टैक्स लगेगा और इससे ज्यादा की कमाई पर 30% तक का टैक्स लगेगा। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब 80,000 रुपए की बचत होगी। इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत पहले अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए होती थी तो उस पर 80,000 रुपए तक का
टैक्स बनता था, लेकिन टैक्स स्लैब में किए गए ताज़ा बदलाव के बाद अब ये जीरो हो गया है। वहीं नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख की कमाई पर 50,000 रुपए, अब 18 लाख रुपए अगर कमाई होती है तो फिर 70,000 रुपए की बचत होगी। बता दें कि 20 लाख रुपए की कमाई पर 90,000 रुपए और 25 लाख रुपए और इससे ज्यादा की इनकम पर 1,10,000 रुपए की सेविंग होगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की है। पटना IIT को भी और बड़ा किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुना था। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही थी। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर चुकी हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि JDU ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग की थी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि IIT की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में 5 IIT में अतिरिक्त 6,500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को जोड़ना शामिल है। जैसा कि क्रिकेट मैच का सबसे रोमांचक पल स्लॉग ओवर का होता है। स्लॉग ओवर मतलब पारी का आखिरी पल, जब बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश में होता है तो गेंदबाज रन रोकने और ज्यादा से ज्यादा विकेट गिराने की कवायद में रहता है। कुछ इसी तरह से दिल्ली के सियासी मैच के स्लॉग ओवर में अरविंद केजरीवाल की टीम के 8 विकेट गिर जाने से आम आदमी पार्टी की सियासी टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है। सोमवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और बुधवार को सभी 70 विधानसभा सीट पर वोटिंग है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के 8 मौजूदा विधायकों ने बुधवार शाम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने इन 8 विधायकों का इस बार टिकट काट दिया था और उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारा है, जिसके चलते पार्टी को अलविदा कह दिया। दिल्ली चुनाव के मतदान से महज 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि, नरेश यादव, भावना गौड़, रोहित महरौलिया, BS जून, मदन लाल, गिरीश सोनी और पवन शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। इन सभी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा सदस्यता भी छोड़ दी। दिल्ली के पालम सीट से भावना गौड़, जनकपुरी से राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, त्रिलोकपुरी से रोहित महरौलिया, महरौली से नरेश यादव, आदर्श नगर से पवन शर्मा, विजवासन से भूपिंदर सिंह जून और मादीपुर से गिरीश सोनी विधायक थे। दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। ऐसे में जिन विधायकों के टिकट काटे गए थे उन्हीं में से 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मतदान से ठीक पहले जिस तरह 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है।
मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। आज से नहीं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय से ही यह साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोते हुए पूज्य संतों ने एक अभिभावक के रूप में उसी प्रकार काम किया जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभरने का काम करता है। सीएम योगी ने कहा कि सभी पूज्य संत जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण केवल सनातन धर्म का ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से चुनौतियों का सामना करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म, मानवता और ये सृष्टि रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि मैं उन पूज्य संतों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने मौनी अमावस्या के समय जब एक चुनौती हम लोगों के सामने आई, कुछ पुण्य आत्मा एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में संतों ने पूरी हिम्मत के साथ चुनौतियों का सामना किया। सीएम योगी प्रयागराज में सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे जहां भगदड़ मची थी। वहीं पर करीब 10 मिनट वो रुके। इसके बाद उन्होंने अफसरों से कई सवाल किए। बता दें कि जिसके बाद सीएम सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में भी पहुंचे। अक्सर देखा जाता है कि घूमने फिरने वाले लोग मालदीव जाते हैं जहां पर उनकी छुट्टियां अच्छी तरह से गुजरती है। हालांकि मालदीव के लिए ये समय अच्छा नहीं है। उसके सामने लगातार आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जो देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह स्थिति के बारे में द्वीपीय देश के साथ निकट संपर्क में है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण कर्ज का संकट है। जी हां, बताते चले कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। जायसवाल ने मालदीव सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछ समझौतों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे राजस्व हानि होने की आशंका है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हमें अपनी नीतियां बनाते समय निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना होगा। बता दें कि बीते दिन भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास भी आई थी, जिसके बाद से वहां पर पर्यटकों की संख्या में गिरावट भी देखी गई थी, जिसका प्रमुख कारण भारत से रिश्ते खराब होना माना जा रहा था। वहीं सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच आगामी वार्ता के संबंध में एक सवाल पर जायसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि पारस्परिक रूप से सहमत सभी समझौतों का सम्मान किया जाएगा। बीएसएफ और बीजीबी के बीच महानिर्देशक स्तर की वार्ता 17 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में होनी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि परस्पर सहमति वाले सभी समझौता ज्ञापनों और समझौतों का सम्मान किया जाएगा। ये सीमा सुरक्षा बलों के बीच ठोस जुड़ाव का आधार बनते हैं और सीमा पर पारस्परिक रूप से लाभकारी सुरक्षा और व्यापार बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश कर दिया है, जहां बीजेपी इसे देश के लिए प्रगतिशील और आम जनता के लिए सौगात भरा बता रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस पर मोदी सरकार को घेरा है। बजट पेश होने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में बिहार में विशेष पैकेज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका दावा था कि जिस बजट में भी सरकार ने अपने पिछले बजट की बातों को दोहराया है, ये बजट गांव और ग्रामीण लोगों के साथ खिलवाड़ है। ये बजट मोदी सरकार की जुमलेबाजी भर है। बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि बजट के आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के आंकड़े हैं जिनकी महाकुंभ में जान चली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों और खोए हुए लोगों का आंकड़ा नहीं दे पा रही है। खोया पाया केंद्र में बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। ये सरकार झूठी है जो सरकार सही से महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती। ऐसे सरकार का आज के बजट में हर आंकड़ा झूठा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर कहा कि ये राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही
रास्ता, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। इसके अलावा इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाए। लेकिन मुझे दुख है कि बजट 2025 में ये नहीं किया गया। भाई ये तो थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।